बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। एम.ए. राहत का उर्दू नावल आसेब। मेरे दिलो दिमाग मुअत्तल होकर रह गए। क्या करूं क्या न करूं। ये आवाज़ें बड़ी दिलदोज़ थीं। कोई किसी को मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन मैं इसकी मदद को नहीं जा सकता था, जबकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ऐसा करूं। बहरहाल दिल महसूस कर वापस पलटा और अपनी क़याम गाह में आ गया। लेकिन इस रात मुझे नींद नहीं आई थी। दूसरी सुबह भी मैं देर तक कसलमंदी में पड़ा रहा। रतन लाल से कुछ पूछना बेकार ही था। इसने कह दिया था कि यहाँ होने वाली किसी बात पर मैं तवज्जो न दूं। फिर जाप के बकिया 2 दिन भी गुजर गए। 7वें दिन मैंने जाप मुकम्मल कर लिया था और 8वें दिन की सुबह राधन लाल मेरे पास आया। वो मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रहा था। इसने कहा, आप बाहर आ मेरे साथ। मैं इसके साथ बाहर निकल आया तो राधन लाल ने कहा, तेरी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है, कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? वो आईना है ही नहीं मेरे पास। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने तेरे लिए बंदोबस्त कर दिया है। जाप पूरा हो गया? हाँ गुरुजी, जो कुछ आपने बताया था वो मैंने पूरा कर लिया है। आईने में अपने आप को देखेगा तो तुझे एहसास होगा कि इस जाप का नतीजा क्या है। क्या मतलब? खैर छोड़ इन बातों को। कोई ऐसी खास बात तो नहीं हुई? नहीं गुरु महाराज, तो बस ये समझ ले कि तू अपने ज्ञान के पहले मरहले को पूरा कर चुका है और इसके बाद तुझे क्या मिलेगा ये तू देखेगा। क्या मिलेगा गुरु महाराज? नहीं रे, अभी नहीं। अभी तो तुझे बहुत कुछ करना है। गुरु दक्षिणा देनी है तुझे। गुरु दक्षिणा? हाँ, क्या नहीं देगा? मेरे पास क्या है गुरुजी? आज ये कह रहा है पागल, कल का देखना तेरे पास क्या क्या होगा। जी गुरु महाराज, मगर तुझे हमारे लिए भी कुछ काम करना होगा और वही तेरी गुरु दक्षिणा होगी। भला मैं आपसे मना कर सकता हूँ? अभी तक तो बहुत ही अच्छा लड़का साबित हुआ है और मेरा मन चाहता है कि तुझे इतना कुछ सिखा दूँ कि संसार तेरे कदमों में झुक जाए। आपकी मेहरबानी होगी गुरु महाराज। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। अच्छा अब आ, नए जाप के लिए तुझे काफ़ी अरसे काम करना होगा, लेकिन नया जाप 3 दिन का होगा। इसके बाद तुझे फिर 7 दिन का जाप करना होगा। क्या वही जो आपने मुझे बताया है वही मुझे कहना होगा? नहीं, कुछ और। राधन लाल ने कहा, ठीक है, मगर इसमें समय बहुत लग जाएगा। अब क्या करना है मुझे? सिर्फ आपके कदमों में ही रहना है। हमारे चरणों में रहेगा तो सीख पाएगा पगले। आ अपना हुलिया दुरुस्त कर ले। तेरे लिए नए कपड़े मंगवा लिए हैं हमने। वो मुझे एक और कमरे में ले गया। यहाँ आईना भी था, शेव का सामान भी था, गुस्ल करने के लिए गुस्ल खाना भी था। इस पूरे कारखाने को मैंने अब तक नहीं देखा था। बस जितनी जगह मुझे दिखा दी गई थी मैंने इस पर उक्तफा कर लिया था। ये नई जगह जहाँ वो मुझे ले गया था बड़ी पुरसकून और आरामदेह थी। मैंने आईने में अपना चेहरा देखा और न जाने क्यों मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे चेहरे में एक अजीब सी कशिश पैदा हो गई है। मेरी आंखों में हल्के से गुलाबी डोरे तैर रहे हैं और इन आंखों में एक पुरस्रार सी चमक पैदा हो गई है। ये तमाम एहसासात मुझे खुद अपने बारे में हो रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि न जाने क्यों ये तब्दीली हो गई है। फिर मैंने अपने हाथ पैरों पर गौर किया। शायद ये इतने दिन के ऐश व आराम की ज़िंदगी का नतीजा था कि मेरे बदन का गोश्त भर गया था। मेरे सीने पर लंबे लंबे बाल उग आए थे, हालांकि मैंने इससे पहले कभी इन पर तवज्जो नहीं दी थी। हाथों की सफ़ेद कलाइयों पर भी स्याह बाल बहुत घने मालूम होते थे। गुस्ल करके मेरा बदन और निखर आया और इसके बाद मैंने शेव किया और एक बार फिर आईने में अपने आप को देखता रह गया। मेरे बालों का अंदाज पहले ही बड़ा खूबसूरत था और कई बार मुख्तलिफ लोगों ने इनकी तारीफ़ की थी, लेकिन कभी मैंने इस पर तवज्जो नहीं दी थी। जिस माहौल से उठकर आया था इसमें इन सारी चीज़ों की इस कदर अहमियत नहीं होती, लेकिन आज मैंने अपने सरापे को गौर से देखा था। भरा भरा बदन, लंबा कद और इनसे कहीं ज़्यादा मेरी शख्सियत में निखार पैदा हो गया था। बहरहाल
फिर मैंने वो लिबास पहना, सफ़ेद रंग का कुर्ता और एक धोती थी। मुझे धोती बांधना सही तौर पर नहीं आती थी, क्योंकि मैंने हिंदुओं के अंदाज में कभी धोती नहीं बांधी थी। लेकिन जब मैंने इसे अपने जिस्म पर लपेटा तो मुझे सब कुछ खुद ब खुद आ गया। कुर्ता और धोती पहनकर जब मैं बाहर निकला तो राधन लाल मौजूद था। इसने मुझे देखा और इसकी आंखों में अजीब से तासुरात पैदा हो गए। फिर इसने हंसते हुए कहा, भगवान की सौगंध, तू तो वैसे ही शायर है, तू तो वैसे ही जादूगर है। तुझे किसी जादू को सीखने की क्या ज़रूरत है? कैसा लगा तू अपने आप को? सब आपकी मेहरबानी है गुरु राधन लाल। तो फिर दक्षिणा देने के लिए तैयार हो जा। अभी दक्षिणा देगा या दूसरे जाप के बाद? जैसा आपका हुक्म हो। मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ देख, जो दक्षिणा तुझे देनी है इसमें तुझे ज़्यादा दिन लग जाएंगे। हमारा ख्याल है कि 3 दिन का जाप तू और कर ले, फिर तेरा आखिरी जाप रह जाएगा। इसके बाद तू सब कुछ पा लेगा, बहुत कुछ, जैसा आपका हुक्म। मैंने कहा। इसके बाद मैं सुकून का वक्त गुजारने लगा। तकरीबन 6 दिन के बाद गुरु राधन लाल ने मुझे फिर दूसरा जाप इसी तरह याद कराया जैसे पहले याद कराया था। लेकिन इस जाप के लिए इन्होंने कहा कि मुझे अपनी रिहायशगाह ही में पढ़ना पड़ेगा और इसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी। चुनाचा मैंने 3 दिन का वो जाप मुकम्मल कर लिया। अब मैं आज़ादी से बाहर आता जाता था और गुरु राधन लाल मुझे बहुत सी बातें बताया करता था। इसके बाद इसने एक सुबह मुझसे मुस्कुराते हुए कहा, अब तुझे वो काम करना है जिसके लिए हमने तुझे कहा था। क्या राधन लाल महाराज, जो कुछ बता रहा हूँ इसे गौर से सुनना। तुझे अब बस्ती में जाना होगा। बस्ती में गंगोली राम नामी एक बुनिया है। इस बुनिया के पास जाना और बताना कि तू करणपुर से आया है और तेरा नाम सरन लाल है। जी, मैंने कहा। गंगोली राम तुझे हाथों हाथ लेगा और अपने घर ले जाएगा, क्योंकि सरन लाल इसके एक मरहूम दोस्त का बेटा था और ये मरहूम दोस्त लंदन में मर चुका है। इस दोस्त का नाम क्या था? मदन लाल। ये मैंने इसलिए पूछ लिया है ताकि मुझे याद रहे। हाँ, मैं खुद तुझे बताता, फिर तुझे अपने घर ले जाएगा। और अब मैं तुझे वो सबसे अहम बात बताऊं। गंगोली राम की एक बेटी है जिसका नाम पुष्पावती है। बड़ी सुंदर है, देखेगा तो मन ललचाएगा तेरा, मगर समझ लेना कि वो तेरे लिए नहीं है। अलबत्ता अगर वो तुझे प्रेम करने लगे तो तू इसकी मान रखना और ख़ुद भी इससे इजहार करना कि तू इससे प्रेम करने लगा है। इस काम में कुछ रोज़ लग जाएंगे, बस तो ये समझ ले कि तुझे इससे प्रेम करना है। बेफिक्र रहना, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बस जो काम हमने कहा है वो तुझे करना है। लेकिन इसके बाद मुझे क्या करना होगा? नहीं रे नहीं, वक्त से पहले कोई बात पूछना मुनासिब नहीं होता। ठीक है गुरु महाराज, मगर आप मुझे ये तो बता दें कि हाँ बोल, कि बस मुझे इतना ही करना है। इसके बाद तुझे जो कुछ करना होगा वो हम तुझे बता देंगे। इसने कहा। मुझे कब रवाना होना है? बस वो जो कहते हैं, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब तू तैयार हो जा। देख वो सूटकेस रखा हुआ है, इसमें कपड़े भी हैं और तेरा टिकट भी रखा हुआ है, जिसके बारे में अगर कोई पूछे तो तू बताएगा कि तू रेल से यहाँ आया है। ठीक है, जैसा आपका हुक्म। और फिर बहुत दिन के बाद मैंने आबादियों का रुख किया। इतने अरसे वीरानों में गुजारने के बाद आबादी में आना बहुत अजीब सा लगा था। चची जान का घर भी वहीं मौजूद था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक अपना काम मुकम्मल नहीं कर लूँगा किसी से नहीं मिलूँगा। चुनाचा मैंने राधन लाल के बताए हुए पते पर पहुँच गया। बड़ी सी दुकान थी जिसमें लाखों रुपए का माल भरा हुआ था। दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी जो ज़रूरत ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है। वो मोटे से बदन का आदमी यकीनी तौर पर गंगोली राम ही हो सकता था। मैं इसके पास पहुंच गया और वो मेरी जानिब देखने लगा। मेरा नाम सरन लाल है और मैं करणपुर से आया हूँ। है? मोटा आदमी हैरत से चौंक कर बोला, फिर अपनी जगह से उठा और मेरे गले आ लगा। अरे मेरा पोत, मेरा बेटा, आ गया तू? मुझे तेरे आने की इतला मिली थी। जी गंगोली राम महाराज। क्या कह रहा है रे? ताया जी नहीं कहेगा मुझे? जी ताया जी। बस रे, तेरे आने से मन खुश हो गया है। भगवान कितना सुंदर है तू। अरे काका, ओ काका। गंगोली राम ने आवाज़ दी और एक बूढ़ा आदमी करीब आ गया।
दुकान संभाल लो काका जी, मेरे मेहमान आए हैं, मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद गंगूली राम मुझे लिए हुए एक खूबसूरत से मकान में दाखिल हो गया, जो दुकान से ज्यादा फासले पर नहीं था। मकान में बहुत से लोग मुझे नजर आए, लेकिन गंगूली राम मुझे साथ लिए हुए अंदर कमरे में पहुंच गया और यहाँ मैंने इस हसीन लड़की को देखा, जो एक खुले हुए फूल की मानद थी। इतना शगुफ्ता चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कुराते हुए होंठ। इसके साथ ही एक और औरत भी मौजूद थी, जो सफ़ेद साड़ी बांधे हुए थी, लेकिन इसके खदोखाल से ये अंदाज़ा होता था कि वो पिशवावती की माँ है। दोनों के चेहरे के नकूश भी मिलते थे। गंगूली राम ने कहा, लता देख कौन आया है। दोनों मुझे देखने लगी। इनकी आंखों में पसंदीदगी के आसार मैंने साफ महसूस किए थे। तब लता ने पूछा, कौन है ये? नहीं, हमने बताया तो फिर बात ही क्या रही। तू खुद पहचान कर दिखा तब माने तुझे। लो, मुझे क्या मालूम क्यों पिशवा कौन हो सकता है ये। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो ये मदन चाचा के बेटे हैं। ले लता, तो इससे ज़्यादा समझदार तो तेरी बेटी निकली। हाँ, ये सरन लाल है, मदन लाल का बेटा। जीते रहो बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए। बहुत छोटा सा देखा था हमने तुम्हें। अरे कब आए तुम? बस अभी अभी पहुंचा है मेरी दुकान पर। और जानती है क्या कह रहा था मुझे? क्या? गंगूली राम जी, गंगूली राम ने कहा और हंस पड़ा। अब तुम्हारे दोस्त ने बताया ही नहीं होगा कि तुम्हारा इसका क्या रिश्ता है। बीवी ने भी हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मदन को बुरा ना कहो, बस ये नई नस्ल के बच्चे हैं, जो कुछ इनके मन में आता है करते हैं। चलो अब तुम यूं करो, इसके आराम का बंदोबस्त करो और मैं दुकान पर जा रहा हूँ। फिर वो मेरी तरफ रुख करके बोला, बेटा सरन देखो, ये तुम्हारे ताया जी का घर है, यहाँ कोई परेशानी मत उठाना, मुझे दुख होगा। मेरे लिए एक मखसूस कमरे का बंदोबस्त किया गया, जो खूब सजा हुआ था। बहरहाल इस कमरे में मुकीम होकर फिर वही कैफियत मेरे दिल पर तारी होने लगी थी। मैं कुछ लोगों को धोखा देने आया था और एक गलत नाम से इन्हें धोखा दे रहा था। शाम को पुष्पा मेरे कमरे में आई। इसकी आंखों में मुसर्रतों के फूल खिले हुए थे। आप कमरे से बाहर नहीं निकलते सरन लाल जी? इसने हसीन आवाज में कहा। नहीं, क्यों नहीं? तो फिर आइए ना, आपको सैर कराएं। कहाँ? बस ऐसे ही, इसने कहा और मैं इसके साथ बाहर निकल आया। पुष्पा मुझे लिए हुए मकान के पिछले हिस्से तक पहुंच गई, जहां एक छोटा सा बाग लगा हुआ नजर आ रहा था। क्या ये आपका बाग है पुष्पा जी? नहीं, मेरा इतना बड़ा बाग कहाँ से आया? बस ऐसे ही सरकारी बाग है, मगर अंदर से बहुत अच्छा है। बैठने की भी बड़ी अच्छी अच्छी जगह हैं। मौसम भी खुशगवार था। इस बाग में पुष्पा के साथ सैर करते हुए न जाने क्यों मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। पुष्पा मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर एक जगह वो एक सफ़ेद बेंच पर बैठ गई। सामने हौज था, जिसमें रंगीन मछलियां तैर रही थीं। मैंने कहा, बहुत खूबसूरत जगह है। आप तो इंग्लैंड से आए हैं, वहाँ तो आपने बड़ी बड़ी हसीन चीज़ें देखी होंगी। हाँ बस, मैंने आहिस्ता से कहा, मेरे फरिश्तों को भी इंग्लैंड के बारे में कुछ नहीं मालूम था, बस नाम सुना था मैंने। पुष्पा कहने लगी, एक बात पूछूं सरन जी? जी पुष्पा जी। इंग्लैंड में तो आपकी बहुत सी दोस्तियां होंगी। किससे? मैंने सवाल किया। बस देखा तो नहीं है, पर अकल भी तो कोई चीज़ होती है। क्या मतलब? वहाँ की परियां बड़ी सुंदर होती हैं, सफ़ेद रंग की मालकन। पता नहीं, आप यकीन करें, मैंने आज तक कोई परी नहीं देखी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर बोली, मैं वहाँ पर रहने वाली लड़कियों के बारे में कह रही हूँ। मेरी लड़कियों से दोस्ती रही ही नहीं, ऐसा हो तो नहीं सकता। वो शरारत भरे अंदाज में मुझे देखते हुए बोली, नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। बहुत बड़ी बात है ये तो, वरना वलायत से आने वाले तो पता नहीं कैसे होते हैं। वैसे आपके अंदर ये बात लगती भी नहीं है। क्या मतलब? पता नहीं, शायद मैं अपनी बात सही तौर पर कह नहीं पा रही। नहीं पुष्पा जी, कोई ऐसी बात नहीं है। बस यूँ समझ लीजिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी सादा सादा सी गुजारी है। खैर, मैं ये बात मानती हूँ, इंसान खुद को जितना चाहे बुराइयों में डाल ले, बचना चाहे तो इसे कोई रोक नहीं सकता। पुष्पा से मेरी अच्छी खासी गुफ्तगू होती रही और मुझे भी वो लड़की बहुत पसंद आई थी। बहुत सादा मिजाज और हंसमुख लड़की थी। 3-4 दिन के अंदर अंदर हमारे दरमियान खासे गहरे राब्ते हो गए।
बाद में मुझे इस बात का इल्म हुआ कि मदन लाल के बेटे सरन लाल से पुष्पा की सगाई हो चुकी है। दोनों एक दूसरे से मंसूब हैं और गंगोली राम ये तय कर चुका है कि अब बहुत जल्द इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। ये मालूमात हासिल करने के बाद भी मुझे बहुत दुख हुआ था, ये सोच कर के न जाने राधन लाल ने मुझे यहाँ इस हैसियत से क्यों भेजा है। दूसरे बहुत से मामलात भी मुझे मालूम नहीं थे कि ये लोग सरन लाल को पहचानते क्यों नहीं हैं। गलबन इसकी वजह यही होगी कि सरन लाल लंदन में तालीम हासिल कर रहा है और मदन लाल भी वहीं रहा है। बहुत अरसे के बाद सरन लाल का यहाँ आना हुआ है, लेकिन न जाने राधन लाल ने ये सब कैसे किया था। फिर इस रात मैं अपने कमरे में लेटा हुआ अपनी सोचों में गुम था। खासी रात हो चुकी थी। घर के लोग सो चुके थे कि मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और मैं चौंक पड़ा। ये कौन हो सकता है, मैंने अपने दिल में सोचा और फिर मैं उठकर दरवाजे के पास पहुंच गया। दरवाज़ा खुला तो राधन लाल को देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। गुरु महाराज आप? हाँ, कैसी बीत रही है, अंदर चल। राधन लाल ने इतने इत्मीनान से कहा जैसे अपने ही घर में आया हो, जबकि मैं थोड़ा सा खौफजदा हो गया था। बहरहाल मैं पीछे हटा तो राधन लाल ने कमरे में दाखिल होने के बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और फिर कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैंने तुझसे पूछा था यहाँ कैसी बीत रही है। बहुत अच्छी, ये लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे बड़ी इज्जत दी है। क्यों न देते, आखिर हमने तुम्हें यहाँ भेजा था। आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ गुरु महाराज। पूछो। यहाँ मुझे मालूम हुआ कि पुष्पा से मेरी सगाई हो चुकी है और वो लोग बेचारे मुझे सरन लाल ही समझ रहे हैं, तो समझने दे, तेरा क्या जाता है। मगर अब इसके बाद क्या होगा? क्या मतलब है? मेरा मतलब है ये लोग जिस अंदाज में सोच रहे हैं। जवाब में राधन लाल हंस पड़ा, फिर बोला, अरे बाउले, कोई तेरी सगाई ही थोड़ी होने जा रही है। मेरा मतलब है कौन सा तुझे इससे शादी करनी है, लेकिन वो लड़की यही समझती है। यही तो अच्छी बात है। मगर तू यहाँ कहाँ घर में घुसा रहता है? इसे लेकर बाहर निकल, घूम फिर, कभी हमारे घर भी आ, इसे हमें भी दिखा दे। मेरा मतलब है कि यूं ही टहलता हुआ इधर चला आ। वो मुझसे कई बार कह चुकी है कि बाहर घूमने चलेंगे। हाँ हाँ, तो घुमा इसे बाहर। बल्कि ऐसा करना कि कल शाम 5 बजे इसे साथ लेकर हमारे चरण छूने आ जाना। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। बस और कुछ नहीं, तेरी खैरियत ही पूछने आए थे। तो फिर याद रहेगा ना, कल 5 बजे हम तेरा इंतज़ार करेंगे। मैंने आहिस्ता से कहा। चलते हैं हम, और तो चिंता नहीं है तुझे? नहीं, मैं बोला, और राधन लाल अपनी जगह से उठ गया। फिर वो इसी पुरस्कार अंदाज में चलता हुआ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैं इसके पीछे पीछे लपका था, इस ख्याल के तहत कि कहीं कोई और इसे न देख ले। यहाँ का माहौल तो बेहद अच्छा था। पता नहीं इन बेचारों के साथ क्या होने जा रहा था। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया था। बाहर निकला तो राधन लाल का कहीं पता नहीं था। वो पुरअसरार तौर पर गायब हो गया था। मैं अपने कमरे में वापस आ गया। फिर बहुत सी सोचें दामनगीर हो गईं। ये ख्याल दिल में बार बार आ रहा था कि राधन लाल ने न जाने क्यों मुझे यहाँ भेजा है। वैसे तो कोई बात नहीं थी। अगर वो किसी जगह भेजता तो मैं जाने से इनकार तो न करता, क्योंकि बहरहाल वो मेरा गुरु था। लेकिन इस नए अंदाज में मुझे भेजकर इसने खुद मेरे दिल में एक उलझन पैदा कर दी थी। अब जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल वो मेरा गुरु था और मुझे इल्म सिखा रहा था, और अगर मुझे कुछ आ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। यही सोचकर मैं खामोश हो गया और फिर रात के न जाने कौन से हिस्से में मुझे नींद आ गई।